हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 5 जीएस के क्वेश्चन जो कि भौतिक विज्ञान से संबंधित होने वाले हैं तथा इन क्वेश्चन के डिटेल से सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है। अर्थात कोई द्रव है, यहाँ पे काफी आपको दिए गए जैसे कि स्वच्छ जल आपको दिया गया है, नमकीन जल दिया गया है, पेट्रोल दिया गया है और मरकरी दिया गया है। तो पूछा गया कि इसमें से किस द्रव का सबसे कम घनत्व होता है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे पेट्रोल जो होता है आपका इसका सबसे कम घनत्व होता है। लेकिन घनत्व कम क्यों होता है, घनत्व क्या होता है, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कोई भी अगर पदार्थ होता है तो छोटे छोटे कणों से अर्थात परमाणु और अणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं दो पदार्थ ले लेता हूं। यहाँ पे एक बीकर ये हमारे पास है, ये बीकर का नाम मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए नाम दे देता हूँ। इसी प्रकार से यहाँ पे एक ये बीकर है, इसका नाम मैं क्या करता हूँ, बी नाम दे देता हूँ। यहाँ पे जो दोनों बीकर हैं लगभग वो समान है, अर्थात एक एक लीटर के मैंने यहाँ पे ये बीकर ले लिया है। अब इसके अंदर मान लो यहाँ पे मैंने कुछ पदार्थों को अर्थात कुछ द्रव को इसके अंदर भर दिया है। तो द्रव क्योंकि छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनके अणुओं को इस प्रकार से यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जो कि यहाँ पे अणु आप देखेंगे रैंडम और इस प्रकार से इसके अंदर भरे हुए हैं। वहीं पे बी वाले में देखेंगे यहाँ पर भी क्या है, थोड़ा सा अणु इस प्रकार से भरे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये अणु यहाँ पर भी हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इसका भी आयतन जो है वी क्या है, 1 लीटर मैंने यहाँ पे लिया है एलटीआर। ठीक, इसी प्रकार से इसका भी आयतन क्या है, 1 एलटीआर मतलब लीटर दिया गया है। अब यहाँ पे अगर द्रव्यमान की बात करें तो इसका आप यहाँ पे द्रव्यमान देखेंगे एम ए का बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे एम बी जो है आपका, इसका द्रव्यमान थोड़ा सा कम होगा। अर्थात यहाँ पे एम बी क्या होगा या एम ए जो है बड़ा होगा, किससे होगा, एम बी से। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ज्यादा अणु भरे हैं, इसके अंदर कम अणु भरे हैं। तो अगर भाषा में बात किया जाए तो जो चीज जितनी ज्यादा घनी भरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो इसका घनत्व ज्यादा होगा, इसका घनत्व कम होगा। तो वहीं पे अगर ये हमारा सपोज करो क्या होता, पेट्रोल हो जाता, ये क्या हो जाता, हमारा पेट्रोल हो जाता। और ये हमारा यहाँ पे मान लो पानी हो जाता, वाटर जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे अगर ये वाटर होता तो वाटर के अणु थोड़ा सा पास पास में होते हैं इन केस ऑफ द पेट्रोल। और आप चाहें तो इसको आपने काफी बार देखा भी होगा, अगर आप पानी को और पेट्रोल को आपस में मिक्स करेंगे तो देखेंगे पेट्रोल आपको ऊपर दिखाई देगा, पानी आपको नीचे दिखाई देता है। जिस कारण से यहाँ पे आप देखेंगे इसका घनत्व कम होता है, क्योंकि जिसका घनत्व कम होगा वो चीजें हल्की होती हैं और वो ऊपर रहती हैं। वहीं पे जिनका घनत्व ज्यादा होता है वो भारी होती हैं, वो नीचे रहती हैं। और अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करें घनत्व का मैथमेटिकल जो फार्मूला होता है, वो घनत्व का मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है, घनत्व को सामान्यतः हम लोग रो से लिखते हैं। रो बराबर क्या होता है, यहाँ पे मास होता है, मास को अर्थात m बटे यहाँ पे वॉल्यूम होता है अर्थात कितना इसका आयतन है v। तो ये इसका सिंपल फार्मूला होता है घनत्व का, जिससे अगर आपको दो पदार्थ दिए गए हैं उनका द्रव्यमान और उनका आयतन तो आप आसानी से बता भी सकते हैं कि किसका घनत्व ज्यादा होगा, किसका घनत्व कम होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इनमें 4 पदार्थ दिए गए थे अर्थात 4 द्रव दिए गए, उनमें से सबसे हल्का हमारा पेट्रोल होता है, इसलिए ऑप्शन पेट्रोल का करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है, यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर की तरफ फेंक दे। अर्थात कोई व्यक्ति है गाड़ी के अंदर बैठा है, अगर वो गेंद को ऊपर की तरफ फेंकता है तो फिर यहाँ पे पूछा गया है कि उसके सामने गिरेगी, अर्थात वो जब गेंद वापस आएगी अर्थात ऊपर जाएगी कुछ समय के बाद वापस आएगी तो वो गेंद कहाँ पे गिरेगी, उसके सामने गिरेगी, उसके पीछे गिरेगी, उसके हाथ में गिरेगी या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें से उसके हाथ में ही क्या है, गेंद गिरेगी। अब हाथ में ही गेंद क्यों गिरती, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ पे सपोज करो ये हमारे पास यहाँ पे कार थी, ठीक, ये हमारी क्या हो जाती है, कार हो जाएगी। इस कार को हम यहाँ पे क्या है थोड़ा सा इस प्रकार से डिजाइन दे देते हैं। तो ये हमारी क्या है यहाँ पे कार हो जाएगी। इस प्रकार से इसका पार्ट को मैंने क्या है यहाँ पे थोड़ा से ओपन कर दिया, ठीक, ये हमारी क्या है कार हो जाती है। अब यहाँ पे कार के अंदर जो यहाँ पे व्यक्ति बैठा है, मैं व्यक्ति को छोड़ देता हूँ बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति बैठा है वो क्या करेगा, एक गेंद को ऊपर की तरफ उछालेगा। अब इस गेंद को मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे बना देता हूँ। तो हम सभी जानते हैं जब भी गेंद को या किसी भी पदार्थ को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो कुछ समय के बाद क्या है, ये धीरे धीरे गेंद को यहाँ ऊपर जाएगी। मान लो यहाँ तक आ जाती है गेंद, इसके बाद फिर से क्या है, यहाँ से क्या है कम बैक होना स्टार्ट हो जाएगी, अर्थात ये फिर से क्या है रिटर्न होना स्टार्ट हो जाएगी, अर्थात ये इस प्रकार से यहाँ से फिर से गेंद नीचे आ जाएगी।
अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये गेंद जो है सेम पोजीशंस पे ही गिरेगी। अगर यहाँ पे आपने कोई हॉरिजेंटल अर्थात इस प्रकार से बल नहीं लगाया है तो ये सेम गेंद यहीं पे गिरेगी। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मैंने गेंद को जैसे ऊपर फेंका लेकिन मैं अपनी कार को तो बढ़ा रहा हूँ, कार तो आगे जा रही है तो गेंद पीछे चला जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि जब ये कार के अंदर गेंद था, जिस व्यक्ति ने गेंद को पकड़ा था, तो ये कार मान लो v स्पीड से यहाँ पे चल रही थी। किस स्पीड से चल रही थी? v स्पीड से। तो यहाँ पे जो गेंद होगा इसकी भी स्पीड क्या होगी? v स्पीड होगी। और ये स्पीड क्या, दोनों की समान स्पीड होगी। ये हॉरिजॉन्टल स्पीड है क्योंकि कार के अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो सभी कार के समान स्पीड से चलेंगी। अगर समान स्पीड से नहीं चलती तो फिर कोई चीज अगर जोर चलने लगेगी तो आगे निकल जाएगा, कोई स्लो चीज होगी तो ऑटोमेटिक पीछे चला जाएगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने भी देखा होगा जो भी कार होती है उसके अंदर जितने भी सामान होते हैं, कुछ भी, वो सब चीजें एक समान चाल से चलते हैं कार के साथ में। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि गेंद क्या है, अब यहाँ पे इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ रही है v स्पीड से, जैसे कि यहाँ पे एक कार आपकी v स्पीड से बढ़ रही है। अब मान लो यहाँ पे आप जब ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएंगे, अर्थात इसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ये ऊपर तो जाएगा, ऊपर से जाने के बाद क्या यहाँ से रिटर्न होगा सेम इसी पाथ पे, क्योंकि यहाँ पे जितना तेज आपकी कार बढ़ रही थी उतनी तेज ये स्पीड के कारण गेंद भी आगे बढ़ रही है। मतलब ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे आएगी, एक तो ये घटना हो जाएगी। अर्थात यहाँ पे दो प्रकार के इवेंट्स हो रहे हैं। एक तो यहाँ पे आपने जो थ्रो किया है अर्थात फेंका है उसके कारण ये ऊपर जाएगी, उससे नीचे आएगी। दूसरा यहाँ पे जो आपकी कार की स्पीड है उसके कारण ये आगे भी बढ़ती रहेगी। अर्थात यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। इस वाली कंडीशन से ये कंडीशंस अलग है, क्योंकि इस कंडीशंस में क्या गेंद ऊपर जाएगी फिर वहीं गिरेगी, लेकिन इसमें क्या ये गेंद भी आगे आपको बढ़ते हुए दिखाई देगी जो कि कार के साथ में, इसलिए जहां से गेंद फेंका जाएगा वहीं पे सेम गिरेगा। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, अगर आपने गेंद को काफी ऊंचाई पे फेंक दिया है तो वहां पे हवा का रेजिस्टेंस होता है, कुछ ग्रेविटी अलग हो जाएगा, उससे थोड़ा सा गेंद पीछे आ सकती है। लेकिन नॉर्मल अगर आप हल्का सा गेंद ऊपर फेंकेंगे तो आपके ही हाथ में गेंद गिरेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि बाइसिकल के पहिए में प्रयुक्त अरे जो कि तीली या स्पोक्स जो होते हैं उनका क्या उपयोग है, अर्थात ये किस चीज को बढ़ा देती हैं। जैसे कि ऑप्शन में कहा गया कि ये जड़त्व आघूर्ण को बढ़ा देती हैं, वेग को बढ़ा देती हैं, त्वरण को बढ़ा देती हैं या संवेग को बढ़ा देती हैं। अर्थात जो हम साइकिल चलाते हैं उसमें साइकिल की जो तिल्लियां अर्थात स्पोक्स होती हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तिल्लियां किस चीज को बढ़ा देती हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन में कहा गया है कि जड़त्व आघूर्ण वेग, या तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा कि ये त्वरण अर्थात जड़त्व आघूर्ण को बढ़ा देती है। अब जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, ये किस चीज पे निर्भर करता है, और हमारे साइकिल के पहिए का आकार इस प्रकार का ही क्यों होता है, इस पे हम थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें जड़त्व आघूर्ण जो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो यहाँ पे आई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है m इंटू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे m क्या होता है, r क्या होता है, ये थोड़ा सा एक अच्छा टॉपिक है, इसको हम समझते हैं। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे ये आपके पास एक डिस्क है, और ये डिस्क जो होती है इसका जहां पे सेंटर ऑफ मास होगा, जैसे कि ये डिस्क आपकी पूरी तरीके से इस प्रकार से भरी हुई है, तो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पे हो जाएगा, यहां पे होगा। तो ये डिस्टेंस जो होती है सेंटर ऑफ मास से यहां से जिसके रोटेट ये अराउंड ये रोटेट किया जाता है। ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास के अराउंड या सेंटर ऑफ मास से जितनी दूरी पे उस चीज को रोटेट किया जाता है उसका गुणनफल। अर्थात यहाँ पे ये समझो क्या है, ये आपका सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास ही पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहां पे उस वस्तु का पूरा द्रव्यमान स्थिर रहता है। इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक रॉड ले लेता हूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये रॉड ए है, इसका यहाँ पे एक रॉड ये मैंने बी ले लिया है, ये रॉड हमारी बी हो जाती है। इसी प्रकार से सेम रॉड ही है, बस इसको मैंने क्या है थोड़ा अलग अलग पोजीशंस में दिखाने की कोशिश किया है। अब यहाँ पे ये आपके पास सपोज करो यहाँ से छत है, और यहाँ पे ये पूरी मैंने छत ही सीलिंग बना दिया इस प्रकार से, ये हमारी छत हो जाती है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सपोज करो आपने इस पॉइंट से एक इसको धागा से बांध के यहाँ पे लटकाएंगे, तो आप देखेंगे ये जो है ये वाला पार्ट नीचे चला जाएगा, ये पार्ट ऊपर उठ जाएगा। वहीं पे अगर आप थोड़ा सा यहाँ से अगर धागे को यहाँ से आप बांधेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये भाग थोड़ा सा नीचे रहेगा, ये भाग ऊपर रहेगा। वहीं पे अगर आप इसको बिल्कुल यहाँ पे केंद्र से बांधेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल ऐसा ही हॉरिजॉन्टल रहेगा, ना ऊपर जाएगा नीचे, क्योंकि इस वाले केस में ये आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला
आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। अगर इसको आप धागे से बांध के ऐसे करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे धागे से बांधने के बाद इसकी पोजीशन ऐसी हो जाती है, इसकी पोजीशन ऐसी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, ऐसी ही रहेगी। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है जहां से आपने धागे को बांधा है, जिससे इसकी पोजीशन लगभग वैसी ही लटकी हुई, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं, जो कि मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश किया। अब यहाँ पे एक और ये पॉइंट होता है कि सेंटर ऑफ मास जो है हमेशा आप देखेंगे बॉडी के अंदर नहीं होता है। ये हो सकता है जहां पे द्रव्यमान ना हो वहां पर भी उसका सेंटर ऑफ मास हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे समझो कि आपके पास ये मान लो इस प्रकार की कोई अगर रिंग है, ठीक। इस रिंग को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा रैंडम 3 से 4 डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे अगर आप रिंग को यहाँ से अगर धागे से बांध के लटकाएंगे तो आप देखेंगे रिंग इस प्रकार से नहीं रहेगी, ये थोड़ा अलग टाइप की लटक जाएगी। वहीं पे आप इसके सरफेस पे, क्योंकि द्रव्यमान तो सारा यहीं पे है, रिंग जो हमारा डिस्क होती है, जैसे कि आपने कोई भी कड़ा ले सकते हैं, छल्ला ले सकते हैं, तो उसका द्रव्यमान तो सारा क्या होता है, यहाँ इसके ऊपर रहता है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है यहाँ ना होके इसका सेंटर ऑफ मास आप देखेंगे यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है। अगर वस्तु को यहाँ से 2 धागे लेके ऐसे बांध दिया जाए, उससे लटकाया जाए, तो यहाँ पे आपको अच्छे से इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लटका हुआ दिखाई देगा। अन्यथा आप कहीं पर भी इसको बांधेंगे ये हमेशा सही से नहीं लटकेगा। तो ये सेंटर ऑफ मास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जब सेंटर ऑफ मास हमारा ये हो जाता है, अब अगर किसी वस्तु को, जैसे कि ये सपोज करो हमारे पास क्या है, एक गेंद है, इसका सपोज करो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। इस सेंटर ऑफ मास के अराउंड हम क्या करते हैं, इस वस्तु को इस सेंटर ऑफ मास से बांध के इस वस्तु को हम यहाँ पे इस प्रकार से अगर रोटेट करते हैं, अर्थात ऐसे, तो यहाँ पे अगर दूरी सपोज करो ये क्या है, आर अगर डिस्टेंस हो जाए और ये इसका अगर मास एम हो जाए, तो यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, एम इंटू आर स्क्वायर हो जाता है। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सेंटर ऑफ मास के अराउंड जब किसी पॉइंट से इसको घुमाया जाता है, तो वो डिस्टेंस और इसका जो द्रव्यमान यहाँ पे स्थिर है, उसी को क्या कहते हैं, हम गुणनफल को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो यहां तक तो समझ में आएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अब हमारा ये जो पहिया था साइकिल का, इसकी थोड़ी सी मैं एक बार कंडीशंस को फिर से यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे साइकिल का पहिया जो होता है, आपने देखा होगा इसको सॉलिड हम लोग नहीं बनाते, अर्थात यहाँ पे अगर ये पहिया है, इसको आपने देखा होगा इसको पूरा सॉलिड नहीं बनाया जाता है। सॉलिड बनाने से क्या फर्क होगा, देखो सेंटर ऑफ मास तो इसका केंद्र पे ही रहेगा, चाहे आप इसको हॉलो वाली ले लें, चाहे इसको पूरी सॉलिड बना दे, सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे रहेगा। जिस कारण से सेंटर मास अगर यहीं पे रहेगा, तो फिर इसका मास क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जितना यहाँ पे मास होता है उसके ऊपर निर्भर कर रहा था। तो इसलिए यहाँ पे मास यहाँ पे क्या होता है आपका कम रहेगा, यहाँ पे ज्यादा रहेगा। तो इसलिए आपने देखा होगा जितने भी अधिकतर पहिए बनाए जाते हैं, चाहे बाइक का हो या स्कूटर का हो, अधिकतर क्या होता है उनके बीच के पार्ट को बहुत ही हल्का बनाया जाता है या ट्रांसपेरेंट बना दिया जाता है, जैसे कि बाइक वगैरह हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता है, जिस कारण से यहाँ पे ये हल्का हो जाता है, जिससे हमें थोड़ा सा चलाने में आसानी रहती है। लेकिन अगर हम बात करें तीलियों की, तो जो स्पोक्स होती है वो इस पार्ट को ऐसे कनेक्टेड रहती है, जिससे क्या है हमारा यहाँ से यहाँ तक का पूरा कनेक्शन रहता है। और अब जब इसके ऊपर वेट लगा रहता है, क्योंकि हमारा एक्सल ये वाला पहिए से जुड़ा होता है, तो जैसे इस पे कोई भी लोड आप पहिए पे या अपने बाइक पे रखते हैं, तो ये तीलियां क्या करते हैं, उसके पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लेती हैं। तो अर्थात यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सिंपल आसान में बात किया, तो जड़त्व आघूर्ण जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए क्यों किया जाता है। अब जड़त्व आघूर्ण जो होता है अर्थात तो यही चीज मैंने बताया, यहाँ पे ये चीज होती है, इसी को कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार का साइकिल के पहिए का डिजाइन किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, अर्थात तो गुरुत्वाकर्षण की जो क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कहाँ पे अधिकतम होती है, अर्थात ध्रुवों पर अधिकतम होती है, विषुवत रेखा पे, पृथ्वी के केंद्र पे या भूपृष्ठ पे। तो यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो इसकी सबसे ज्यादा ध्रुवों पर होती है वैद्युत क्षेत्र की, अर्थात सॉरी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेन करने की बात करते हैं कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, कैसे द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने अर्थ को बना लेते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी अर्थ क्या होती है, इस प्रकार से एक स्फेरिकल रूप में होती है, जो कि गेंद या फुटबॉल जैसा होता है, लेकिन सॉलिड होता है, इसलिए आप इसको सॉलिड फुटबॉल मान सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है इसको न्यूटन ने दिया था, जिसमें मान लो एक अगर ये मास m1 हो, दूसरा मास सपोज करो यहाँ पे m2 हो, अगर इनके बीच की डिस्टेंस को r से लिया जाए,
तो यहाँ पे एक बल लगता है जो कि क्या होता है जी m1m2/r² होता है। ठीक, ये यहाँ पे हो जाता है। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है जो कि दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले बल को रिप्रेजेंट करता है। अब यहीं पे हम जानते हैं कि अगर m1 के लिए हम क्या करें, m1 अर्थात यहाँ पे अगर एक वस्तु पे हम देखेंगे कितना यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण लग रहा होगा g का मान, तो इसका अगर ये वाला मान लो स्थिर है, अर्थात ये पॉइंट सपोज करो हमारी क्या हो जाती है, अर्थ अगर हो जाए, तो यहाँ पे ये अर्थ का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होगा, इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे अगर हम g का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, F बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, mg होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 इंटू जी हो जाएगा, इक्वल टू क्या है, g हो जाएगा m1, फिर क्या हो जाएगा m2/r² हो जाएगा। यहां से m1 से m1 अगर हम कैंसिल कर देंगे तो g बराबर क्या निकल जाएगा, कैपिटल G m2/r²। ये गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटी हमारा होता है उसके लिए फॉर्मूला आ जाता है जो कि ये बताता है कि m1 पे कितना यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण होगा, अर्थात r दूरी पे पृथ्वी के कारण कितना यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होगा उसके विषय में बताता है। तो ये हमारा जो है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है कि कितना हमारा जो है गुरुत्वाकर्षण जो है क्षेत्र होगा पृथ्वी के कारण। ठीक, ये हो जाएगा। अब क्षेत्र है तो इसके चारों तरफ हर जगह पे एक ना कहीं पे सभी जगह क्या होगा, ये पृथ्वी है तो हर एक जगह क्षेत्र होगा। जैसे कि आपने देखा अगर यहां से आप गेंद को फेंकेंगे तो भी पृथ्वी की तरफ आ जाती है, अगर आप यहां से गेंद को ऊपर फेंकेंगे तो भी वापस होकर यहीं पे आ जाती है। अर्थात एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है। लेकिन यह भी निर्भर करता है अगर पृथ्वी से ज्यादा उसका द्रव्यमान हो जाएगा तो पृथ्वी उसकी तरफ खींची चली जाएगी, इसलिए हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ खींच लेती है लेकिन भारी वस्तुओं की तरफ खुद खींची चली जाती है। जैसे कि अगर सूर्य और हम यहाँ पे पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी हमारी सूर्य की तरफ चली जाएगी, ना कि सूर्य पृथ्वी की तरफ आएगा, क्योंकि उसका बहुत ही ज्यादा द्रव्यमान होता है। लेकिन ये फिर भी नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी हमारी रोटेट करती रहती है। तो यहां तक तो हमने समझ लिया इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है उसे हम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहते हैं। अब ये कहां पे निर्भर करेगा, तो आप देखेंगे ये जो डिस्टेंस आपकी है, क्योंकि हमारा ये जो पॉइंट होता है ये हमारा पॉइंट कौन सा है, इसका सपोज को सेंटर ऑफ मास होता है। सेंटर ऑफ मास मतलब पृथ्वी पे इसका पूरा द्रव्यमान यहीं पे स्थिर होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर इसके केंद्र पे हम बात करें गुरुत्वाकर्षण की, तो ये सपोज करो इसको मैं थोड़ा सा इस प्रकार से ये है, और यहाँ पे अगर इसके केंद्र पे बात करें तो ये आर देखो धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। ये क्या है, सपोज करो मैंने यहाँ पे आर कैपिटल लिया है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसी पे देखेंगे तो इस पॉइंट से ये से पॉइंट पी से यहां से यहां तक की तो डिस्टेंस क्या आर है, लेकिन इस पॉइंट से अगर यही पास में आप बिल्कुल आ जाएंगे तो वहां पे एक आर का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे आर का मान 0 हो जाएगा। कहां पे, एट सेंटर। जब ये एट सेंटर पे आर का मान 0 हो जाएगा तो इसलिए वहां पे जी क्या मान हो जाएगा, लगभग 0 तो नहीं हो सकता लेकिन बहुत ही कम होगा, इसलिए बहुत ही ज्यादा का हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्रुवों पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण की तीव्रता बहुत अधिक होगी, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा इसका मतलब यहाँ पे नीचे लिखेंगे 0, अर्थात जी बराबर क्या आ जाएगा आपका जी m2 अर्थात अर्थ बटे 0। 0 का मतलब इंफिनिटी, अर्थात यहाँ पे क्या हो, जी इंफिनिटी हो जाएगा। अर्थात इतना ज्यादा हो जाएगा कि अगर पृथ्वी के केंद्र पे जाए तो आप किसी वस्तु को वहां से वापस खींच ही नहीं सकते। लेकिन लगभग ऐसा केंद्र पे आप ऑटोमेटिक नहीं पहुंच सकते क्योंकि वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम है, इसलिए केंद्र पे हम नहीं जा सकते। तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर यहाँ पे आप देखेंगे जितना बाहर आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आर का मान बढ़ रहा होगा। आर का मान बढ़ेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर का जब मान बढ़ेगा तो ये पूरा पोर्शन क्या है, घटेगा। अर्थात यहाँ पे जी का मान क्या होता है, यहाँ पे घटना स्टार्ट कर देता है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है वो सबसे ज्यादा पृथ्वी के केंद्र पे होता है, उसके बाद धीरे धीरे घटता चला जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा दूरी पे चले जाएंगे तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहां पे इसका गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर अगर समान वेग से ऊर्ध्वाधर अर्थात ऊपर की तरफ फेंके जाएं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक व्यक्ति है जिसने दो पत्थर को ऊपर की तरफ फेंक दिया है, तो फेंकने के बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या घटना होगी उसके विषय में यहाँ पे आपको चार ऑप्शन सही से पढ़ना है, उनके करेक्ट ऑप्शन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सही आंसर के लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना है। इसके लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि वहां पे आपको रेगुलर वीडियो ये मिलते रहेंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो में होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, जो कि क्वेश्चन था कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर के एक साथ गिरा जाता है। अर्थात दो अलग अलग द्रव्यमान के पत्थर के टुकड़े हैं, अगर उनको भवन से एक साथ गिरा दिया जाए
तो यहाँ पे क्या होगा, अर्थात छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा या बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा या दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे या पत्थर की रचना पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें से अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका जो है छोटा पत्थर बड़ा पत्थर अर्थात दोनों पत्थर जमीन पर एक समान पहुंचेंगे। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे सर मैंने तो एक पेपर को भी ऊपर से छोड़ा, एक पत्थर को ऊपर से छोड़ा, देखा कि पेपर जो हमारा बाद में आता है पत्थर नीचे पहले आ जाता है। तो ऐसा क्या है, इस पे हम थोड़ी सी यहाँ पे बात करते हैं कि क्यों पत्थर पहले आ जाता है पेपर क्यों बाद में आता है, या कभी कभी दोनों चीजें समान आती है, तो इसके पीछे क्या क्या कारण है। तो यहाँ पे देखो सबसे मेन फैक्टर होता है कि अगर कोई वस्तु जैसे कि मान लो यहां से अगर छोड़ी जाएगी तो ये वस्तु नीचे जब आ रही होगी तो इसमें कुछ चीजें निर्भर करती हैं। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे होता है एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस जैसा होगा उसी टाइप से यहाँ पे वो चीज गिरेगी। एयर रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जो चीजें किसी अगर माध्यम में चलती हैं तो उसका विरोध करने के लिए कोई ना कोई बल उस पर अपोजिट लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा पानी एक बाल्टी में लेते हैं, अगर पानी को आप थोड़ा सा इसे घुमा देते हैं तो देखेंगे कुछ समय के बाद पानी आपस में अर्थात रोटेट होना बंद हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आप पानी में किसी गेंद को ऐसे एक बार चला के छोड़ देंगे तालाब वगैरह के अंदर तो देखेंगे थोड़ी दूरी पे गेंद जाके ऑटोमेटिक रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है उसकी गति का विरोध करता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे साइकिल जब आप चलाते हैं, साइकिल चलाने के बाद जैसे चलाना बंद कर देते हैं तो ऑटोमेटिक कुछ दूरी पे जाकर रुक जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक रोड का जो घर्षण बल होता है वो हमारे साइकिल को रोकने की कोशिश करता है। जो वातावरण के अंदर जो यहाँ पे हवा होती है उसके कारण भी हमारे ऊपर एक बल लगता है, जिससे भी हमारी कार यहाँ पे रुक जाती है या हमारी साइकिल रुक जाती है। तो इस प्रकार से जो हमारा एयर का रेजिस्टेंस होता है ये भी निर्भर करता है कि एयर का रेजिस्टेंस कितना लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे फिर दूसरा बात करते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है, हम सभी ने डिटेल से काफी वीडियो में बात किया है कि ग्रेविटी का मतलब होता है कि पृथ्वी के अगर आसपास कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पे पृथ्वी का एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि हर वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ पे ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल भी यहाँ पे कार्य करता है। अब यहाँ पे एक और मैटर कार्य करता है कि इनकी सरफेस कैसा है, क्या है सरफेस। यहाँ पे अगर सरफेस अलग अलग होगी तो भी उनके गिरने का अलग अलग जो है ऑप्शन था, अलग अलग समय लग जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहला एयर रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या सेम है इस पे, इसलिए हम यहाँ पे नहीं बात करते हैं, ये तो हमारा कट जाएगा। ग्रेविटी है ये भी यहाँ पे दोनों पे सेम कार्य करेगा, इसलिए ये भी हट जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है सरफेस की। तो यहाँ पे सरफेस जो है ये समझना पड़ेगा, अगर आप दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को गिराते हैं तो उनका सरफेस अर्थात वॉल्यूम कैसा है या आयतन कैसा, इस पे हम बात करते हैं। तो सपोज करो कि आपने 1 kg का क्या ले लिया, 1 kg का आपने क्या है एक पत्थर ले लिया। 1 kg का क्या है आपने स्टोन ले लिया। स्टोन हम जानते हैं क्या होता है, सॉलिड होता है, इस प्रकार का आपका स्टोन हो जाएगा। वहीं पे सपोज करो कि आपने 1 kg का एक क्या है आपने एक फुटबॉल ले लिया। क्या यहाँ पे ले लिया आपने फुटबॉल ले लिया। अब यहाँ पे फुटबॉल और यहाँ पे आपके इन दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे मास क्या होगा, इसका मास बहुत ही क्या है, अगर ये स्टोन है तो MS लिखेंगे, ये फुटबॉल है तो इसको क्या कहेंगे MF लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे फुटबॉल का मास जो होता है वो बहुत ही क्या है समान है, लेकिन यहाँ पे अगर सरफेस एरिया की बात किया जाए तो इसकी सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा है। अब ये सोचो कि अगर आप सरफेस एरिया जब अलग है तो इस पे जो रोकने वाले बल हवा है, अर्थात इसमें से जो हवा टकराएगी, यहाँ पे आप देखेंगे हवा का ज्यादा मात्रा में यहाँ पे टकराएगी, यहाँ पे आप देखेंगे वायु जो है बहुत ही कम टकराएगी, क्योंकि यहाँ पे जब नीचे की तरफ छोड़ी जाएंगी चीजें तो यहाँ पे आप देखेंगे इस पे ग्रेविटी तो जो है mg वो तो नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, सेम करेगा कार्य, क्योंकि दोनों के लिए गुरुत्वाकर्षण सेम है। यहाँ पर भी नीचे सेम करेगा। दूसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस, जितना हवा का रेजिस्टेंस है वो भी सेम है, लेकिन सरफेस के कारण यहाँ पे आप देखेंगे इस पे सरफेस इसकी ज्यादा है, इस कारण से इस पे हवा रोकने वाले बल ज्यादा हो जाएंगे। वहीं पे यहाँ पे सरफेस एरिया इसका कम है, इसलिए इस पे बहुत कम एयर लगेगा, जिस कारण से आपका ये जो यहाँ पे स्टोन है वो नीचे जल्दी गिर जाएगा। जबकि यहाँ पे आपका ये जो होता है अगर सरफेस ज्यादा है तो ये थोड़ी देर में गिरेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, यही यहाँ पे ऑप्शन भी बताया गया, क्योंकि बड़ा पत्थर का मतलब उसका वेट बहुत ज्यादा है। अगर वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भी निर्भर करेगा कि अगर उसका मास ज्यादा है तो सरफेस एरिया भले ही कम हो, लेकिन मास अगर ज्यादा है तो भी वो चीजें ज्यादा तेजी के साथ में गिरेंगी। तो इसलिए यहाँ पे एक और फैक्टर हम नोट कर देते हैं
जो कि इसका होता है मास। अगर दो पदार्थों का मास अलग अलग है तो भी वस्तुएं अलग अलग गिरेंगी। तो इसी प्रकार से आप यहां से समझ सकते हैं। लेकिन यही सेम एक्सपेरिमेंट को अगर किसी निर्वात में किया जाए जहां पे कोई भी एयर का रेजिस्टेंस ना हो, तो वहां पे हमेशा दोनों वस्तुएं सेम गिरेंगी। चाहे वहां पे आप पेपर गिराएं, चाहे वहां पे पेपर और पत्थर गिराएं, दोनों चीजें सेम नीचे गिरते हुए दिखाई देती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।